तो हम अब शुरू करेंगे सेल का सेकंड पार्ट, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में हमने न्यूक्लियस देख लिया था और न्यूक्लियस में हमने बात करी थी साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस में हमने बात करी थी क्रोमोसोम की, ठीक है। तो क्रोमोसोम हमने देखा था कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और क्रोमोसोम क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कैरीज जीन्स। तो क्रोमोसोम के टोटल कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम में? 23 पेयर्स। टोटल कितने हो गए? टोटल 44 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इसमें 22 पेयर्स जो होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम के। 22 पेयर्स किसके होते हैं? ऑटोसोम। और एक वन पेयर जो पाया जाता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑटोसोम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर हेरिडिटी, और सेक्स क्रोमोसोम होता है वो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी जो ऑफस्प्रिंग है उसका डिटर्मिनेशन, जैसे कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा, इस चीज़ का वो डिटरमाइन करने के लिए। तो मेल बॉडी में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो पाया जाता है एक्स और वाई क्रोमोसोम, और फीमेल बॉडी में जो पाए जाते हैं वो पाया जाता है एक्स और एक्स क्रोमोसोम। तो अभी हम अगर जानेंगे फीमेल की बॉडी में तो एक्स क्रोमोसोम ही होता है। अगर मेल बॉडी है, अगर वो वाई क्रोमोसोम देती है ना, और फीमेल के पास एक्स होता है, तो एक्स वाई क्रोमोसोम मिलकर के क्या बनाएंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे? बॉय, ठीक है। वहीं जैसे अगर मेल एक्स प्रोड्यूस करता है और फीमेल के पास पहले से ही एक्स होता है, तो क्या प्रोड्यूस होगा? गर्ल। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करेंगे एबनॉर्मेलिटी ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी, यानी कि अगर क्रोमोसोम जो इंक्रीज हो जाता है या फिर किसी को कोई क्रोमोसोम कम हो जाता है किसी पेयर में, तो क्या होता है ना। तो एबनॉर्मेलिटी ऑफ क्रोमोसोम, तो वन पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं, है ना। 20 कितने क्रोमोसोम होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी? 22। तो उन 22 पेयर्स में से किसी पेयर में अगर एक इंक्रीज हो जाए तो ट्राइसोमी हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी का मतलब क्या है? एक डिसीज हो जाती है जिसे सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एक इंक्रीज हो जाना, मतलब किसी पर्सन के हाथ में क्या होता है कि 5 की जगह 6 फिंगर हो जाती हैं, है ना। और किसी की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, किसी मतलब ये सारी चीज़ें हो जाना, ये होता है। अगर वन पेयर किसी पेयर में एक डिक्रीज हो जाए क्रोमोसोम, तो मोनोसोमी हो जाएगी, यानी कि पहले 2 क्रोमोसोम थे, एक कम हो गया तो मोनोसोमी हो गई। अब किसी पेयर में एक क्रोमोसोम रह गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगी? मोनोसोमी सिंड्रोम हो जाएगा। तो ये डिसीज होती है, इसके बारे में हमें अभी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? इसको काइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक फ्लूइड होता है। क्या होता है? जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म, ठीक है। ऑल टाइनी स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन आर प्रेजेंट इन इट। तो जितने भी छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं सेल के, वो इस सब इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। इसको कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं। साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य, यानी वो द्रव्य जो कोशिका यानी सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो इसके अंदर ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, छोटे छोटे ऑर्गन्स, उनको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स, यानी सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन, ठीक है। अब बात करेंगे हम उस साइटोप्लाज्म को बोला क्या जाता है? इंजन ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है? इंजन ऑफ द सेल। तो साइटोप्लाज्म क्या है? इंजन ऑफ द सेल, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है? इंजन ऑफ द सेल। अब बात करेंगे हम राइबोसोम की। तो राइबोसोम क्या है? दीज आर स्मॉल राउंडेड बॉडीज। तो राइबोसोम क्या है? दीज आर स्मॉल राउंडेड बॉडीज। क्या है ये? स्मॉल राउंडेड बॉडीज हैं, है ना, जो क्या करती हैं? फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्लोट करती रहती हैं, तैरती रहती हैं। तो छोटी छोटी बॉडी होती हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर तैरती रहती हैं, ठीक है। और ये किसके रूप में पाई जाती हैं? कणों के रूप में। फाउंड इन ग्रेनुअल फॉर्म। तो ग्रेनुअल फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है।
इनका फंक्शन क्या होता है, तो राइबोसोम का सब मेन फंक्शन होता है, ध्यान रखना, प्रोटीन सिंथेसिस करना, यानी प्रोटीन को सिंथेसाइज करना इसका काम होता है राइबोसोम का, प्रोटीन को बनाना समझ लो एक तरीके से, ठीक है। तो राइबोसोम का क्या काम हुआ, मेन राइबोसोम का काम हुआ प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, ठीक है। अब हम बात करें कि साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म को अगर इसके फैक्ट की बात करें तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, इंजन ऑफ द सेल, ठीक है। अब राइबोसोम की बात करी थी हमने, तो राइबोसोम को किसने डिस्कवर किया था, पैलेट ने, इसीलिए राइबोसोम को क्या बोला जाता है, पैलेट पार्टिकल्स, क्या बोला जाता है इसको, पैलेट पार्टिकल्स, ठीक है। तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं पहले। लाइसोसोम क्या है, स्मॉल स्पेरिकल बॉडीज, ये क्या होती हैं, स्मॉल स्पेरिकल बॉडीज हैविंग सिंगल मेम्ब्रेन, ये ऐसी बॉडीज होती हैं जिनके पास केवल क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एक ही मेम्ब्रेन पाई जाती है इनके पास, ठीक है। फॉर्म्ड बाई पैकेजिंग ऑफ गोल्जी बॉडीज, जो किससे बने होते हैं, पैकेजिंग ऑफ गोल्जी बॉडीज, यानी गोल्जी बॉडीज के पैकेजिंग से ये चीज़ बनी होती है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम के अंदर, है ना, जिसका नेचर कैसा होता है, हाइड्रोलिक नेचर होता है, कैसा होता है, हाइड्रोलिक नेचर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है इसमें, और ये सेल को क्या कर देता है, डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, इसीलिए हम इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। तो ध्यान रखना, लाइसोसोम में क्या होता है, लाइसोसोम में एक एंजाइम पाया जाता है जो हाइड्रोलिक नेचर का होता है, कैसा होता है, हाइड्रोलिक नेचर का। तो इसका हाइड्रोलिक नेचर होने की वजह से इसमें क्या हो जाता है, डाइजेशन स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। तो ये फैक्ट ध्यान रखने का है कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कौन होता है, तो लाइसोसोम। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लेकिन लाइसोसोम क्या करता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब नेक्स्ट पॉइंट है, प्लांट सेल डोंट हैव लाइसोसोम। तो जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के पास क्या नहीं होता, लाइसोसोम नहीं पाए जाते, तो प्लांट सेल के पास क्या नहीं होता, लाइसोसोम नहीं पाए जाते, ठीक है। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है गोल्जी एपरेटिस, ठीक है। तो गोल्जी एपरेटिस क्या होता है, प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्पफुल रहता है, किसके लिए, प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, इसका ये काम होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ना कि लाइसोसोम किससे बने होते हैं, पैकेजिंग ऑफ गोल्जी बॉडीज, तो ये वही है गोल्जी बॉडीज, ठीक है। तो गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटिस, तो इसका काम क्या हुआ, प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन करना। तो गोल्जी बॉडीज आर नोन एज डिक्टोसोम। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना है कि गोल्जी बॉडीज को क्या बोला जाता है, किस नाम से जानते हैं इसको, डिक्टोसोम्स। दे आर मेनली सेक्रेटरी इन फंक्शन। तो कैसी होती है, सेक्रेटरी होती हैं फंक्शंस में। सेक्रेटरी का मतलब क्या है, कई चीज़ों को स्रावित करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वॉक्यूल्स। वॉक्यूल्स का मतलब होता है रसधानी, हिंदी में इसको बोलते हैं रसधानी। तो वैक्यूल्स जो होता है ये क्या होता है, द फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द सेल, है ना। तो ये क्या है, फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनल्स, ये फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। तो वैक्यूल्स जो होता है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है सेल का, ठीक है। तो वैक्यूल इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। अब बात करें हम, ये कैसा पाया जाता है, तो फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट सेल बोथ। तो दोनों में पाया जाता है, ये एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में। तो अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो प्लांट सेल में पाया जाता है ना, और जो एनिमल सेल में पाया जाता है, तो एनिमल सेल में जो पाया जाता है उसमें साइज में तो ये कम होता है, यानी साइज में तो छोटा होता है, स्मॉल होता है, लेकिन नंबर में ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखना, एनिमल में पाया जाएगा वैक्यूल्स, तो ये क्या होगा, नंबर में ज़्यादा होगा, यानी मोर इन नंबर स्मॉल इन साइज। तो साइज में कैसा होगा, स्मॉल होगा। और प्लांट सेल में साइज बड़ा होगा, प्लांट सेल में क्या होता है, साइज बड़ा होगा। तो साइज कैसा होगा, बिग होगा, बिग। और नंबर में कैसा होगा, नंबर में कम होगा, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है नीडेड न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना। तो वैक्यूल्स का मेन फंक्शन क्या होता है
नीडेड न्यूट्रिएंट्स को, यानी जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको स्टोर करना, प्लस वेस्टेज को भी स्टोर करना। किसका काम होता है? वैक्यूल्स का। तो सेल में जितने भी नीडेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको स्टोर करना वैक्यूल का काम होता है, और वेस्टेज को स्टोर करना भी इसी का काम होता है। तो इसके फैक्ट क्या हुए? इसके फैक्ट जो हमें ध्यान में रखने हैं वो है गोल्जी बॉडीज आर नोन एज डिक्टोसोम। तो गोल्जी बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? डिक्टोसोम बोलते हैं। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल क्या है? वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स को क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। नेक्स्ट है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, किसको बोलते हैं? लाइसोसोम। अभी हमने पढ़ा कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्या होता है? लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। अब हम बात करेंगे सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम क्या होता है? स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। क्या होता है? स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर। इट फाउंड इन ओनली एनिमल सेल। तो जो सेंट्रोसोम होता है, ये सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? एनिमल सेल में। किस में पाया जाता है? केवल एनिमल सेल में। ठीक है, तो ध्यान रखना, यानी कि सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। तो फंक्शन क्या है इसका? डिवाइड क्रोमोसोम। इट डिवाइड्स क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को ये डिवाइड करता है। ठीक है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेल डिवीजन के लिए। तो सेंट्रोसोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब क्या है? कि जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं? डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, इसी को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे सेल डिवीजन को। तो सेंट्रोसोम से हमें ध्यान में आया, सेंट्रोसोम से हमने समझा कि सेंट्रोसोम क्या होता है? स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है, और ये सेंट्रोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिवाइड क्रोमोसोम, जिसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? जैसे हमने सेल बनाई थी ना, तो सेल को हमने ऐसे बनाया था। तो सेल में बीच में न्यूक्लियस था, इसके आसपास जो मेम्ब्रेन थी, है ना, इसी को हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला था। क्या था ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एक जगह से थोड़ा थोड़ा ओपन होती है, कहीं कनेक्ट होती है, कहीं खुली हुई होती है। ऐसा नहीं है कि पूरा क्लोज होती है, थोड़ा ओपन होती है एक जगह से, थोड़ा क्लोज होती है, ऐसा होता है, कनेक्टेड रहती है। ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है उससे थोड़ी थोड़ी जगह क्लोज होती है, थोड़ी थोड़ी जगह ओपन होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो क्या होता है? अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, यानी बहुत सारी ये मेम्ब्रेन होती हैं, मेम्ब्रेन का अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जो किसमें पाया जाता है? फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य समझ लो, या जीव द्रव्य। तो कहाँ पाया जाता है? अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म। किसमें पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म में। तो अब तुम मुझे एक डिफरेंस बताओगे कि प्रोटोप्लाज्म और जो साइटोप्लाज्म होता है, तो क्या डिफरेंस होता है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म? तो ये नोट करोगे आप और मुझे बताओगे कि डिफरेंस क्या होता है प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में, या कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता, या फिर सेम एक ही है। तो ये सब मुझे बताओगे। नेक्स्ट क्या है? सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये क्या होता है? सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन होता है सराउंडिंग ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस ये रहा, तो न्यूक्लियस के पास में, न्यूक्लियस के सराउंडिंग चारों ओर जो सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसने डिस्कवर किया था इसको? तो इसको डिस्कवर किया था पोर्टर ने। किसने डिस्कवर किया था इसको? पोर्टर ने। ठीक है, नॉट फाउंड इन आरबीसी। तो रेड ब्लड सेल जो होती हैं उसमें पाया नहीं जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट यूकैरियोटिक में पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें पाया जाता है, बस आरबीसी में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इन मसल्स, अब जो मसल्स में पाया जाता है तो मसल्स में इसको क्या बोलते हैं? सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इन मसल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉल्ड सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं इसको? सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मसल में इसको क्या बोला जाता है? सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये इसका जो टाइप होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, दो टाइप होते हैं इसके। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये किसका काम करता है? सबसे पहले ये इसके फंक्शन देख लेते हैं हम, है ना। तो फंक्शन क्या होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि ये प्रोटीन फोल्डिंग करता है। प्रोटीन को फोल्डिंग करने का मतलब है प्रोटीन की छटनी करता है एक तरीके से, यानी प्रोटीन सिलेक्शन का काम करता है, विच वन इज गुड विच वन इज बैड, ठीक है। तो कौन कौन सी प्रोटीन अच्छी हैं, कौन सी बेकार हैं, उनको साइड में कर देता है, और जो प्रोटीन अच्छी होती है उनको सेलेक्ट करके एक साइड में कर देता है। इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, या फोल्डिंग प्रोटीन, प्रोटीन फोल्डिंग करना बोलते हैं, ठीक है। अब राइबोसोम आर फाउंड, इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें क्या है, राइबोसोम पाए जाते हैं। इट कंटेन राइबोफोरिन, इसमें क्या पाया जाता है, राइबोफोरिन पाया जाता है, जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन भी बोलते हैं, या जिसी से ग्लाइकोप्रोटीन बनता है ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम पाए जाते हैं, और इट कंटेन राइबोफोरिन, तो इसके पास राइबोफोरिन होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम जो होता है इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता। तो सीधा सा डिफरेंस हमें समझ में आया, यानी RER और SER में, कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। जब राइबोसोम्स नहीं पाए जाते तो राइबोफोरिन भी नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो राइबोसोम्स करते क्या है, क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, तो लिपिड सिंथेसिस क्या करेगा फिर, मतलब लिपिड सिंथेसिस नहीं, तो ये क्या करेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, राइबोसोम इसमें पाया जाता है। तो ये क्या करेगा, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन फोल्डिंग। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केवल प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन की फोल्डिंग के लिए। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स नहीं होता तो प्रोटीन से तो इसका कोई मतलब है नहीं, तो क्या करता है ये फिर, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, क्या करता है, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। तो इसका काम क्या होता है, मेनली स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। दूसरा, पार्टिसिपेट इन लिपिड सिंथेसिस, तो क्या होते हैं, जो लिपिड होते हैं, है ना, लिपिड यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं ये लिपिड, तो लिपिड सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है, लीवर, पेनक्रियाज, यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डीएनए की। डीएनए क्या होता है ना, तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होती है, डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, इसको डिस्कवर किया था बाय फ्रेडरिक माइसर। किसने डिस्कवर किया था इसको, फ्रेडरिक माइसर। तो फ्रेडरिक माइसर ने इसको डिस्कवर किया था। कहाँ पाया जाता है डीएनए, डीएनए फाउंड इन एनिमल सेल। तो डीएनए किसमें पाया जाता है, एनिमल सेल में। और कहाँ पाया जाता है एनिमल सेल में, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लस न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है। तो डीएनए का पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया प्लस न्यूक्लियस दोनों में, ठीक है। इट फॉर्म्ड क्रोमोसोम, इसका काम क्या होता है डीएनए का, तो ये क्या होता है, इट फॉर्म्ड क्या बनाता है, ये क्रोमोसोम बनाता है, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के बारे में अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। क्रोमोसोम क्या है, करेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। तो जो करेक्टर्स होते हैं, है ना, ह्यूमन बॉडी के, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करना ही इसका काम होता है क्रोमोसोम का, ठीक है। अब हम बात करेंगे डीएनए। डीएनए कंसिस्ट 4 नाइट्रोजीनियस बेस। तो डीएनए के पास 4 नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, जैसे एडेनाइन, थियोनाइन, गुआनाइन और साइटोसाइन। तो ये ध्यान रखना है, डीएनए के पास 4 सब्सटेंस होते हैं, 4 सब्सटेंस होते हैं, एडेनाइन, थियोनाइन, गुआनाइन और साइटोसाइन। अच्छा, आरएनए के बारे में अभी पढ़ लेंगे हम। आरएनए क्या है, तो आरएनए के पास भी ऐसे ही कुछ सब्सटेंस होते हैं, बिल्कुल सेम टाइप के होते हैं, बस एक अलग होता है। जैसे एडेनाइन डीएनए के पास भी है, तो एडेनाइन इसके पास भी है, इसके पास भी 4 सब्सटेंस पाए जाएंगे। गुआनाइन इसके पास भी है, तो गुआनाइन इसके पास भी है, गुआनाइन, ठीक है। बस इसके पास और देखो साइटोसाइन इसके पास भी है, तो साइटोसाइन इसके पास भी है, ठीक है। बात बस इसके पास एक डिफरेंट होता है, इसके पास होता है यूरेसिल, ठीक है, और इसके पास यूरेसिल नहीं होता। इसके पास क्या होता है, थियोनाइन होता है।
तो 4 सब्सटेंस आरएनए के पास भी पाए जाते हैं। तो अब डिफरेंस समझते हैं हम कि डीएनए में और आरएनए में डिफरेंस क्या है। तो डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है क्रोमोसोम के लिए, यानी कि डीएनए क्रोमोसोम बनाता है, जो क्रोमोसोम क्या करते हैं, कैरेक्टर ट्रांसफर का काम करते हैं, कैरेक्टर ट्रांसफर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। ठीक है। अब आरएनए क्या होता है? आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। इट इज ऑल्सो अ न्यूक्लिक एसिड, ये भी न्यूक्लिक एसिड है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि जो राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम, वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इधर आरएनए जो होता है, आरएनए भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, अभी देखो समझेंगे। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। तो नई सेल जो बनेगी, न्यू सेल जो बनेगी, उसमें हेल्पफुल होता है आरएनए, और दूसरा होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है। इट प्ले मेन रोल इन कन्वर्ट डीएनए इनटू प्रोटीन। हाँ, तो यहाँ से जो डीएनए बना, डीएनए जो बना, डीएनए बनने के बाद इसको कन्वर्ट करने का काम करता है आरएनए। किसमें? प्रोटीन में कन्वर्ट करने का काम। ठीक है। तो डीएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? आरएनए। और ये क्या करता है? इसका मेन फंक्शन जो है, मेन फंक्शन, तो ये क्या करता है? इट स्टिमुलेट द राइबोसोम। तो ये राइबोसोम को स्टिमुलेट करता है, यानी उत्तेजित करता है उसको कि वो क्या करे? टू चूज राइट अमीनो एसिड, कि वो राइट अमीनो एसिड को चूज करे, है ना, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है या रिक्वायर्ड होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आई कि प्रोटीन सिंथेसिस तो राइबोसोम ही करेगा, लेकिन राइबोसोम को स्टिमुलेट कौन करेगा? कौन करेगा? आरएनए। तो राइबोसोम को स्टिमुलेट करेगा कि तुम भाई एक अमीनो एसिड चूज करो, राइट, मतलब जो अच्छे अमीनो एसिड है उनको चूज करो। किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो आरएनए ही उसको क्या करता है? बताता है कि क्या करना है तुम्हें, राइट अमीनो एसिड चूज करने। किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप ऑफ आरएनए। ठीक है। तो टाइप ऑफ आरएनए क्या है? ये थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, वैसे इतने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रिवाइज हो जाएगा क्योंकि मैं पहले भी ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ। तो टाइप ऑफ आरएनए, तो 3 तरह का आरएनए होता है। टी आरएनए जिसे हम ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, एक होता है एम आरएनए जिसे हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, और एक होता है आर आरएनए जिसको हम राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। अब टी आरएनए क्या करता है? फाउंड इन कॉर्नर ऑफ अमीनो एसिड। तो जो अमीनो एसिड होते हैं उनके कॉर्नर में पाया जाता है टी आरएनए। ठीक है। एम आरएनए क्या होता है? ये मैसेंजर आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है टू राइबोसोम। तो जेनेटिक मटेरियल्स को ले जाता है, मैंने अभी बताया डीएनए को ले जाता है, डीएनए को कन्वर्ट करता है इनटू प्रोटीन, तो बस वही है। तो डीएनए मटेरियल को कैरी करता है टू राइबोसोम। दूसरा है राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल क्या करता है? फाउंड इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है आर आरएनए। ये क्या करता है? पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिज्म। तो हम सबसे पहले इसमें, अब हम ऑर्गेनिज्म को नहीं पढ़ने वाले हैं, हम न्यूक्लिक एसिड को पढ़ने वाले हैं। तो न्यूक्लिक एसिड पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें एक न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो न्यूक्लिक एसिड ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो ये है क्या न्यूक्लिक एसिड? तो न्यूक्लिक एसिड है, इट इज़ अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये कार्बनिक पदार्थ है, यानी कि ऐसा पदार्थ जो कि कार्बन से बना हुआ है, ऐसा सब्सटेंस जो किससे बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है। तो सिर्फ कार्बन से नहीं, इसमें कई ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे शुगर सब्सटेंसेस, है ना, कार्बन सब्सटेंसेस और फॉस्फेट सब्सटेंसेस। तो किससे मिलकर ये बना होता है? ये शुगर सब्सटेंस, कार्बन सब्सटेंस और फॉस्फेट सब्सटेंस क्या बना है? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड 3 सब्सटेंस से मिलकर के बना है। इन बॉडी इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए। तो बॉडी में ये डीएनए और आरएनए की फॉर्म में पाया जाता है। इन बॉडी इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए। ठीक है। इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर होता है भाई एसिडिक।
कैसा नेचर होता है इसका? एसिडिक। तो न्यूक्लिक एसिड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। अब हम सेल डिवीजन को समझेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल डिवीजन, बस इसके बाद चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। तो सेल डिवीजन क्या है? इट इज कंडक्ट बाय न्यूक्लियस। तो सेल डिवीजन कौन कंडक्ट करता है? न्यूक्लियस कंडक्ट करता है। कौन करता है? न्यूक्लियस। ठीक है। तो सेल डिवीजन क्या होता है? इसमें क्या होता है? वन सेल डिवाइड होती है न्यू सेल में, यानी एक सेल डिवाइड हो जाती है न्यू सेल में, इसी को क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। तो इसमें सेल डिवीजन कैसे होता है? जैसे एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल या इसी को मदर सेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पेरेंट सेल या फिर मदर सेल। तो पेरेंट सेल हो गई और ये हो गई या मदर सेल, इसी को एक ही बात है। तो सेल न्यू जो सेल बनेगी पेरेंट सेल से, जो नई सेल बनेगी उसको क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। तो नई सेल जो बनी वो डॉटर सेल, और जिस सेल से वो बनी है, फॉर्म हुई है, उसको बोलते हैं पेरेंट सेल या फिर मदर सेल। अब ये सेल डिवीजन जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मेयोसिस। तो ये ध्यान में रखना है। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस क्या होता है? इसमें जो पेरेंट सेल होती है वो डिवाइड होती है सेम टाइप ऑफ डॉटर सेल में, यानी अपनी ही जैसी सेल में अपनी ही जैसी सेल का निर्माण करती है। तो उसे क्या बोलते हैं? माइटोसिस। ठीक है। जैसे स्किन सेल हो गई, आई सेल हो गई, मसल सेल हो गई, तो इनको क्या बोलेंगे हम? माइटोसिस। ठीक है। नेक्स्ट है मेयोसिस। मेयोसिस क्या है? वन सेल डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट सेल। हाँ, अब ये समझने वाला है। मेयोसिस क्या है? वन सेल, इसमें एक सेल है लेकिन डिवाइड हो रही है 4 डिफरेंट सेल में। डॉटर सेल कितनी है? 4 डिफरेंट सेल। इसके एग्जांपल है जैसे स्पर्म सेल और एग सेल। ठीक है, स्पर्म सेल और एग सेल। तो ये होता है सेल डिवीजन। ठीक है। अब इसमें कोई डाउट हो तो, इसमें कोई भी चैप्टर में डाउट होते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में पूछना है या फिर जैसे भी व्हाट्सएप वगैरह पे पूछ सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू।